हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन। मेरा नाम है रजनीश और हम जो एंशिएंट इंडिया की सीरीज कवर कर रहे थे उसमें अभी तक हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, ये सब देख रखा है। आज हम देखने वाले हैं महाजनपद के बारे में। ठीक है, ये नाम कैसे आया, कहाँ से आया, किस टाइम फ्रेम में आया, सब कुछ हम इन डिटेल देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं महाजनपद के बारे में। इसको एज ऑफ महाजनपद भी कहा जाता है। एक ए लास्ट में एक्स्ट्रा आता है। इंग्लिश में जब आप यूज करते हो ना तो ए एक एक्स्ट्रा हम यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं महाजनपद के बारे में। तो एक्चुअली क्या है कि पहले के जब मैंने आपको वैदिक पीरियड बताया था उसमें मैंने बताया था आर्यंस के बारे में। तो आर्यंस के जो ट्राइब थे उनको कहा जाता था जनपद। जनपद मतलब जन मतलब होता है लोग और पद मतलब फुट। तो जनपद जो थे ना, धीरे धीरे क्या हुआ कि ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न बिहार, ईस्टर्न यूपी प्रेजेंट डे में बात करो, ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न बिहार जो है धीरे धीरे वो उसकी ग्रोथ होने लगी। ग्रोथ क्यों होने लगी? क्योंकि जो रिसोर्सेज थे वहाँ अबंडेंट थे। एग्रीकल्चर, अब देखो पुराने ज़माने की बात हो रही है तो चैट जीपीटी और इसकी तो बात होगी नहीं। उस समय मेजर जो इकोनॉमी का सोर्स क्या था? एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी कहाँ होगी? उन एरियाज में होगी जहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी है ना, क्योंकि वाटर से इरिगेशन फैसिलिटीज मिल जाएंगी। आज के डेट में क्या होता है कि अब हम ड्रिप इरिगेशन तक चले गए हैं। ड्रिप इरिगेशन का मतलब कि एक एक बूंद करके जो भी पेड़ है उसके जड़ में पानी दिया जाता है। तो अगर वाटर कम भी है तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। या हाइड्रोपोनिक्स का जमाना है कि पानी में ही जो है सारे जो भी मिनरल्स जरूरी हैं वो डाल के आप पौधे उगा लो। पहले तो ऐसे फैसिलिटीज थे नहीं। तो उस समय क्या किया जाता था कि एग्रीकल्चर में मेहनत पड़ती थी और इरिगेशन जो है वो जरूरी थी, पानी चाहिए था। तो ये जो एरिया है ये गंगा रीजन है, गैंजेटिक प्लेन्स के आसपास पड़ता है। ये जो आप देखोगे ना, गंगा जो नदी बहती है वो इसी एरिया में बहती है जो ये यूपी और बिहार का एरिया है। तो वहां पे चूंकि अवेलेबल थी पानी, इसीलिए एग्रीकल्चर बढ़ा। साथ में मैंने आपको बताया था आयरन एज के बारे में पहले वीडियो में। तो अब आयरन एज भी स्टार्ट हो गया था क्योंकि आयरन वॉज नोन टू पीपल नाउ, सो पीपल स्टार्टेड यूजिंग आयरन। और उससे जो है ना चीजें आसान हो गई क्योंकि कॉपर वगैरह से आप खुदाई अच्छे से नहीं कर पाते थे, आयरन से कर लेते थे। उसके कारण क्या हुआ कि अब जब उसके टूल्स को यूज किया जाने लगा तो एग्रीकल्चर और अच्छी होने लगी। इसलिए धीरे धीरे वो जो एरिया है वो प्रॉस्परस होने लगा। और यहां से क्या हुआ कि धीरे धीरे कुछ जो है ना जनपद जो है धीरे धीरे महाजनपद बने। महाजनपद का मतलब होता है ग्रेटर किंगडम्स, ग्रेट स्टेट्स। ठीक है, तो महाजनपद वर एंशिएंट किंगडम्स और रिपब्लिक्स दैट इमर्ज्ड इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में देखिए मैंने आपको ऋग्वैदिक पीरियड बताया था, वो कहाँ था? नॉर्थ वेस्ट की तरफ। स्टार्ट करेंगे ना जब हम हिस्ट्री को तो हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे, इंडिया के, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब कहाँ था? नॉर्थ वेस्ट में। धीरे धीरे हम ईस्ट की तरफ आते हैं। तो ये 6th सेंचुरी BC टाइम पीरियड भी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। तो महाजनपद का मतलब क्या होता है? ग्रेट किंगडम और ग्रेट स्टेट्स। महा लगा हुआ है ना, महा मतलब हम समझते हैं बहुत बड़ा कुछ। ठीक है, तो उसे कहते हैं ग्रेट किंगडम और ग्रेट स्टेट्स। एक सेकेंड, चलिए अब देखिए, इन टोटल 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16 महाजनपद इन टोटल। ठीक है, जो कि रफली जो है ना प्रेजेंट डे बिहार और उत्तर प्रदेश में उस समय लोकेटेड थे। ये आप देखोगे अगर ध्यान से तो ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, अगर मैं प्रेजेंट डे की बात करूं आज के डेट में तो ये प्रेजेंट डे बिहार का रीजन है, बिहार और यूपी का रीजन है। और यहीं पे ये जो महाजनपद थे वो लोकेटेड थे। तो क्वेश्चन आए वेयर वर द महाजनपद लोकेटेड, तो हम बताएंगे प्रेजेंट डे बिहार एंड यूपी। ठीक है, या फिर अगर वैसा नहीं रहे तो हम क्या आंसर देंगे? नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब नॉर्थ ईस्ट नहीं, आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया दोगे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। चलिए अब कुछ चीज देखते हैं, टाइप्स ऑफ महाजनपद। एक्चुअली महाजनपद भी जो थे मैंने आपको बताया 16 थे, बट एट द सेम टाइम महाजनपद को हम दो तरह से ना डिवाइड कर सकते हैं। एक मोनार्किकल थे, मोनार्की का मतलब जहां राजा जो है ना वो कंट्रोल करता है। देयर इज अ किंग, किंग जो है वो एब्सोल्यूट कंट्रोलर होता है, हर चीज वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और एक होते हैं जिसे हम नॉन मोनार्किकल स्टेट्स कहते हैं, जो कि होता है जैसे आज के डेट में हम बोलते हैं ना डेमोक्रेसी की बात करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात आ रही है तो हमें पॉलिटी के बारे में ज्यादा खबर नहीं है, किस तरह से लोग वहां रूल करते थे ये पता नहीं है, हम एस्टिमेट करते हैं। और वही चीज आपको मोहनजोदड़ो मूवी में दिखेगी।
ऋतिक रोशन की मूवी है ना, उसमें कबीर बेदी जो है वो आप देखोगे महम का पोस्ट जो है वो अक्वायर कर रखते हैं। लेकिन ऐसा आइडिया है कि बहुत सारे लोग मिल के चलाते थे। जब एब्सोल्यूट पावर होगी एक आदमी के हाथ में तो उसे मोनार्की कहते हैं, राजा के बारे में, ठीक है। तो एक तो मोनार्कीज थी जो राजा के अंतर्गत थी चीजें, और दूसरी थी नॉन मोनार्किकल स्टेट्स। हमें ये बात सच मतलब कि इतनी प्राउड वाली बात है, आप सोच के देखो कि अब हम क्या बोलते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वेस्ट से आया हमारे पास। जब ABCD पता नहीं था डेमोक्रेसी का वेस्ट को, तब हमारे यहाँ उस समय समझो 600 BC की बात कर रहा हूँ, कितने साल हो गए, मतलब मोटा मोटी आपको 2600 2500 साल पहले हमारे यहाँ पहला गणतंत्र था, पहला जो हमारा वहां पे डेमोक्रेसी टाइप से हमारे पास एक सिस्टम था, रिपब्लिक सिस्टम था, ठीक है। उसमें क्या होता था कि बहुत सारे लोग मिल के जो है ना चीजों को चलाते थे। पहला कौन सा था, वैशाली, जिसका कैपिटल था वज्जी किंगडम। ये फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है इसे, जहां पे कि एब्सोल्यूट पावर किसी एक आदमी के हाथ में नहीं था। अच्छा चलिए, ये तो सही है। हमें पता कैसे चलता महाजनपद के बारे में, क्या इसका सोर्स क्या है इंफॉर्मेशन का, इंफॉर्मेशन के सोर्सेज क्या हैं? जैसे मैंने बताया आपको कि आप अगर हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हो तो एक्सकवेशन हुआ था ना, हड़प्पा को दयाराम सहनी ने 1921 में एक्सकवेट किया था, तो वो तो उसके सोर्सेज वो है कि सील्स मिले, स्क्रिप्ट मिली, फिर कुछ एक्सकवेशन से चीजें मिली। वैदिक पीरियड में आते हैं तो ऋग्वेद और सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये जो है लिटरेरी सोर्सेज हैं जो उस पीरियड के बारे में बताते हैं। सिमिलरली महाजनपद के बारे में देखिए, कंटिन्यूटी में आएंगे। मैंने आपको बताया सबसे पहले IBC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो खत्म होने के बाद हम आ गए वैदिक पीरियड में। वैदिक पीरियड 1500 से लगभग 600 BC तक चला है, ठीक है, मैंने आपको बताया था। और यहां से जो स्टार्ट होता है 6th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी BC तक, वो है एज ऑफ महाजनपद। इसके बारे में जो प्राइमरी सोर्स है वो है अंगुत्तर निकाय। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज वेरी मच आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, इट इज वेरी प्रेवलेंट इन योर एग्जामिनेशन। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आप देखोगे ये क्वेश्चन कि विच इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द महाजनपद। तो द अंगुत्तर निकाय, नाम क्या है, अंगुत्तर निकाय। ये इसको ध्यान रखेंगे इस चीज का, अंगुत्तर निकाय। और ये है क्या, ये एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है, जो बौद्ध लोग होते हैं उनका स्क्रिप्चर है, ठीक है। और ये उसमें जब बुद्धिज्म हम पढ़ेंगे तो उसमें पितक के बारे में पढ़ेंगे, 3 पितक हैं, उसमें सूत पितक एक है, उसका ये एक हिस्सा है अंगुत्तर निकाय, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और इसमें आपको अंगुत्तर निकाय में कुछ चीजें बताई जाती हैं जिससे आपको जो मतलब सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो भी एस्पेक्ट्स थे उस समय, जो कंडीशंस थे उस समय टाइम पीरियड में 6th सेंचुरी के अराउंड, वो हमें अंगुत्तर निकाय में मिलते हैं। एक्चुअली जब आप ध्यान से देखोगे तो गौतम बुद्ध जो है ना, अब धीरे धीरे वो भी आ रहे हैं, अब पिक्चर में वो भी आएंगे, तो इसलिए ये सारी चीजें ना वहां पे रिकॉर्डेड है और इससे हमें मेनली पता चलता है। कुछ और सोर्सेज हैं हमारे पास, जैसे महावस्तु, ये भी एक बुद्धिस्ट वर्क है, ठीक है। मेन याद रखना अंगुत्तर निकाय, ये याद ना भी रहे तो कोई बात नहीं है, अंगुत्तर निकाय जरूर याद रखना। एक है भगवती सूत्र, ये जैन जो है ना, जैन लोग होते हैं ना, उनका स्क्रिप्चर है। और इसमें आपको 16 महाजनपद का लिस्ट आपको बहुत अच्छे से मिल जाता है। ये है कौन सा, भगवती सूत्र। टाइम पीरियड क्या है महाजनपद का, 6th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी BC तक, बात समझे, 600 से 400 ईसा पूर्व, ये हमारा टाइम पीरियड है, ठीक है। अब देखिए कहां कहां थे और उनके बारे में मैंने आपको एक लिस्ट दे रखा है। अगर आप लोग एक बार ध्यान से देख लेंगे इस लिस्ट को, ये इंपॉर्टेंट लिस्ट है आपके लिए। सबसे पहला जो महाजनपद में मैंने आपको लोकेशन दिखा दी थी, महाजनपद अंग, मगध, काशी, वत्स, कौशला, ऐसे करके लिस्ट है। अब हम एक एक करके जो महाजनपद के नाम थे साथ में उनके कैपिटल को देखेंगे, ठीक है। तो अंग जो है, आप जब अगर महाभारत पढ़ोगे ना, या फिर महाभारत आपने अगर देखा सुना भी होगा, तो कर्ण जो है वो कहाँ का राजा था, अंग देश का राजा था, वही अंग है। अंग जो है उस अंग जो महाजनपद है उसका कैपिटल कहाँ है, चंपा। और चंपा आज के डेट में मुंगेर और भागलपुर, बिहार में पड़ता है। ये मुंगेर या भागलपुर का जो इलाका है ना, मुंगेर भागलपुर का, वहां पे ये पड़ता है अंग देश, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है, मुंगेर भागलपुर, ये प्रेजेंट डे बिहार में है। कहाँ है, प्रेजेंट डे बिहार, ठीक है। चलिए मगध, ये सबसे इंपॉर्टेंट किंगडम बनता है आगे जाके। और मगध जो है उसका कैपिटल राजगीर या गिरिवराज बोलते हैं उसको। ये गया पटना के आसपास है, ये भी बिहार में पड़ता है। ये लगभग सारे के सारे आपको बिहार और यूपी में दिखेंगे, सिर्फ एक है जो साउथ इंडिया में मिलता है, ठीक है। तो
मगध, राजगीर इसका कैपिटल, ठीक है। फिर आपको काशी, काशी जो है उसका कैपिटल ही काशी है, और काशी आज के डेट में आपको पता है, ये सबको पता है, बनारस को काशी कहते हैं, ठीक है। वत्स, ये जो एरिया है ये कौशाम्बी जो एरिया है, इलाहाबाद, आज इलाहाबाद जिसे बोलते हैं, प्रयागराज जिसे बोलते हैं, वो है मतलब कि उस समय कौशाम्बी हुआ करता था, ठीक है। ये यूपी में पड़ता है। फिर जो एक है, फिफ्थ है, वो है कौशला, इसकी जो कैपिटल थी वो थी श्रावस्ती, और श्रावस्ती ईस्टर्न यूपी में आज के डेट में, प्रेजेंट डे ईस्टर्न यूपी में है। फिर देखते हैं कुछ और, एक है सौरसेन। सौरसेन कहां पड़ती है? सौरसेन मथुरा, मथुरा कहां है आज? मथुरा, जहां पे मथुरा है आज के डेट में, है ना, मथुरा। पंचाल किंगडम कहां है? वो जो है काम्पिल्य, काम्पिल्य जो रीजन है, वहां काम्पिल्य रीजन में इसकी कैपिटल थी, और ये अभी एट प्रेजेंट वेस्टर्न यूपी में। आप जैसे आप जाओगे ना, मतलब कि दिल्ली की तरफ जो बढ़ोगे तो उस तरफ आपको ये एरिया पड़ेगा। कुरु, कुरु महाजनपद वो कहां पे है? उसका कैपिटल हुआ करता था इंद्रप्रस्थ, जो कि आज के डेट में मेरठ या हरियाणा है। इंद्रप्रस्थ की कहानी जो है ना बहुत अच्छी है, मैं बता दूं आपको। इंद्रप्रस्थ की कहानी क्या है कि कहा जाता है ऐसा कि जब कौरव और पांडव में बन नहीं रही थी, तो पांडव ने बोला था कि जो हमारा राज्य है हस्तिनापुर, उसका बंटवारा कर दिया जाए, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था कि आप एक काम करें, ये इंद्रप्रस्थ एक्चुअली आप बोलोगे ये जो एरिया है, ये इंद्रप्रस्थ, ये दिल्ली का एरिया है, यही हुआ करता था इंद्रप्रस्थ, ठीक है। और जो ये था हस्तिनापुर, वो मेरठ का एरिया था। तो जब इनको मिल गई, मतलब कि इन्होंने एक एरिया मांगा, जो कि उसका नाम शायद कुछ दूसरा नाम, इंद्रप्रस्थ एक्चुअली उसका शुरू में नाम नहीं था, कुछ और नाम था उसका, ठीक है। मैं नाम, जगह का नाम भूल रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने वो एरिया मांगा, और वहां पे जो है बोला जाता है ऐसा कि एक सांप रहता था, ठीक है, जो कि बहुत ही खतरनाक सांप था। फिर लड़ाई वगैरह हुई, तो फिर इंद्र भगवान से भी लड़ाई हुई थी अर्जुन की, और अर्जुन ने उस जगह को जीता, और मतलब वो प्रसन्न होकर उन्होंने उस एरिया को, अर्जुन को बोला कि ठीक है, आज से तुम यहाँ बस सकते हो, और इंद्र भगवान के नाम पे इसका नाम इंद्रप्रस्थ पड़ा, जो कि प्रेजेंट डे दिल्ली का एरिया है, ठीक है। कुरु जो है महाजनपद का। मत्स्य जो है विराटनगर, ये जयपुर, प्रेजेंट डे जयपुर के पास पड़ता है, ये विराटनगर जो है उस समय पड़ता था मत्स्य एरिया। छेदी आपके जो एरिया था सोथीवती या फिर बंदा, अभी बुंदेलखंड में है, ठीक है। ये लिस्ट एक बार देख लेना, थोड़ा सा याद ना भी रहे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मगध को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत करके ही जाएंगे, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो हो जाती हैं वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। देखिए हम जब पढ़ते हैं ना, आपको एक कहानी है, द स्टोरी ऑफ 10 किंग्स, 10 राजन की कहानी, ठीक है। वो क्या कहानी है कि एक राजा था जिसका नाम था सुदस। सुदस भारत क्लैन का राजा था, जिसके खिलाफ रावी रिवर जो है, रावी रिवर के किनारे पे 10 ट्राइब्स के खिलाफ इसने लड़ाई लड़ी थी, और 1:10 होने के बावजूद इसने ये लड़ाई जीती थी। ये ऋग्वेद में मिलता है, 3रे मंडल में ही शायद है ये, ठीक है, द स्टोरी ऑफ 10 किंग्स। एक बहुत फेमस नॉवेल भी आज के डेट में राजा सुदस के बारे में। तो यही जो है ना ट्राइब्स वगैरह जो बन के, यही थे एक्चुअली जनपद, और वही जब बड़े हुए तो वो महाजनपद बन गए। बोला जाता 22 ट्राइब्स थे पहले, 22 जनपद थे, फिर वो धीरे धीरे 16 महाजनपद बन गए। अवंती आज के डेट में जो उज्जैन एरिया है वहां का। गंधार जो है ये कहाँ चला गया? ये चला गया तक्षशिला, ये चला गया अफगानिस्तान की तरफ। ये प्रेजेंट डे अफगानिस्तान जो एरिया है वहां पे मिलता है आपको, ठीक है। कंबोज ये पुंछ एरिया है जो कि कश्मीर के पास पड़ता है, वो है। असमाक ये इकलौता है जो कि साउथ इंडिया में है। दिस इज द ओनली वन विच इज इन साउथ इंडिया, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये पड़ता है असमाक। बाहुबली मूवी देखी आपने? उसमें जब कोरोनेशन होते रहता है भल्लाल देव का, तो उसमें आप म्यूजिक सुनोगे ना, अस्माकम, उसमें एक वर्ड आता है, ठीक है, तो वो बाउंड्री बताते हैं, तो वो है अस्माक। वज्जी जो एरिया है ये है वैशाली, आज के डेट में वैशाली बिहार में पड़ता है। ये पहला रिपब्लिक था दुनिया का, फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड। फिर मल्ला, ये कुशीनारी जगह है, मल्ला जो है महाजनपद का नाम है, कुशीनारी उसकी कैपिटल थी, वो आज यूपी में देवरिया जो जगह है वहां का है, ठीक है। तो दीज वर द डिफरेंट महाजनपद, ठीक है। और महाजनपद के बारे में आपको इससे ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए, आपको फोकस करना है 2-3 चीजों पे, 2-3 फैक्ट्स पे, कि टाइम पीरियड क्या है, लोकेशन मतलब कौन से पार्ट में इंडिया के मोस्टली ये थे,
क्यों डेवलप हुए यहाँ पे, और जो आपको बुक्स मैंने बताई थी, अंगुत्तर निकाय, ठीक है, ये देखिए, हाँ, अंगुत्तर निकाय के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको महावस्तु, भगवती सूत्र, ये सब आपको पता होने चाहिए। तो दीज वर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर फ्रॉम द एज ऑफ महाजनपद। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हम देखेंगे राइज ऑफ मगध के बारे में, जो कि इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको एक बार रिवाइज करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, 2-4 पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। जब राइज ऑफ मगध बताऊंगा तो उसमें 2-4 किंगडम बताऊंगा नाम, उसको आप याद कर लेना अच्छे से। ध्यान में ये रखना है कि वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न बिहार, इस रीजन को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। अंगुत्तर निकाय को ध्यान में रखना है। चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स।